माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने वाष्प दाब के बारे में पढ़ा था और वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब भी अपन ने पढ़ लिया अब तक, और अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के वाष्प दाब को भी अपन ने कैलकुलेट कर लिया है और लास्ट में अपन ने राउल्स लॉ को और डिफाइन कर दिया था। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके अंदर आदर्श और अनादर्श विलयन की, उनके लक्षण की और उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की और उनके एग्जाम्पल की। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, आदर्श विलयन के बारे में। आदर्श विलयन, देखिए आदर्श विलयन के बारे में अपन बात करें तो ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम की पालना करता है क्या कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है। यानी कि ऐसे विलयन जो राउल्ट्स नियम को क्या करे, फॉलो करे, क्या कहलाएंगे, आदर्श विलयन कहलाएंगे। तो अपन ऐसा कह सकते हैं, राउल्स लॉ की पालना करें। ऐसे विलयन जो राउल्स नियम को फॉलो करते हैं क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब आदर्श विलयन के अपन यदि लक्षण के बारे में पढ़ेंगे, आदर्श विलयन के क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो पहला गुण तो इनका ये है कि प्रेक्षित वाष्प दाब बिल्कुल इक्वल आएगा किसके, गणना किए गए वाष्प दाब के, गणना किया गया वाष्प दाब, गणना किया गया वाष्प दाब। यानी कि पी डैश ए की वैल्यू बिल्कुल इक्वल आएगी पी नॉट ए एक्स ए के, और पी डैश बी की वैल्यू बिल्कुल इक्वल आएगी किसके, पी नॉट बी और एक्स बी के। तो ये तो हो गया इनका पहला लक्षण। यानी कि प्रैक्टिकल के द्वारा जो आप वेपर प्रेशर निकालोगे वो बिल्कुल इक्वल आएगा किसके, जो आपने कैलकुलेट करके वेपर प्रेशर निकाला है। सेकंड पॉइंट है विलय व विलायक को मिलाने पर, विलय व विलायक को मिलाने पर, विलय व विलायक को मिलाने पर ऊष्मा न तो अवशोषित, ऊष्मा न तो अवशोषित और न ही उत्सर्जित, न ही उत्सर्जित। अर्थात मैं ऐसा कह सकता हूँ, अर्थात डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0। मतलब आप विलय और विलायक को मिलाओगे तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी, न तो आपको ऊष्मा देने की जरूरत है और न ही आपको रिएक्शन मिक्सचर से एनर्जी मिलेगी। तीसरा पॉइंट इसका ये है, विलय का आयतन, विलय का आयतन बराबर, विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, विलय का आयतन बराबर विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। जैसे मान लीजिए आपने 40 ml विलय का आयतन लिया है और 60 ml विलयन का आयतन लिया है, विलायक का आयतन लिया है, तो 100 ml ही विलायक का आयतन आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मतलब इन दोनों के आयतन को अपन ऐड करें तो विलयन का आयतन उसके इक्वली आए, वो कम भी आ सकता है और ज़्यादा भी आ सकता है। वो अपन अनादर्श विलयन के अंदर देखेंगे क्या हो रहा है ऐसा। अर्थात मैं ऐसा कह सकता हूँ, अर्थात डेल्टा एच, अर्थात डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0। और जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, विलय विलायक की आणविक ध्रुवताएं क्या है, समान है। चौथा पॉइंट क्या है, विलय विलायक की आणविक ध्रुवताएं समान है, आणविक ध्रुवताएं समान है। देखो इस फोर्थ पॉइंट को अपन दोबारा से डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या कहा गया है फोर्थ पॉइंट के अंदर। ये वैसे ऐसे है कि विलय और विलय की जो पोलैरिटी है, ध्रुवताएं, वो क्या है, समान है। तो इसको अपन अभी एक्सप्लेन करेंगे फोर्थ पॉइंट को वापस। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन पॉइंट्स को दोबारा से रिवाइज कीजिए। देखो आदर्श विलयन का मतलब क्या है,
ऐसे विलयन जो प्रत्येक ताप सांद्रता पर क्या करते हैं, राउल्स के नियम की पालना करते हैं, क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन। आदर्श विलयन में क्या होगा, इसके प्रेक्षित वाष्प दाब बिल्कुल इक्वल आएगा किसके, गणना किए गए वाष्प दाब की। तो पी डैश ए की वैल्यू बिल्कुल इक्वल आएगी किसके, पी नोट ए एक्स ए के, और पी डैश बी की वैल्यू इक्वल आएगी किसके, पी नोट बी एक्स बी के। विलय व विलय को मिलाने पर ऊष्मा न तो अवशोषित होगी नहीं उत्सर्जित होगी, अर्थात डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। विलय का आयतन प्लस विलय का आयतन इज इक्वल टू विलयन का आयतन। इसका मतलब ये हो गया कि विलय व विलय को मिलाने पर आयतन में न तो वृद्धि होती है न क्या होती है, कमी होती है, बिल्कुल इसके इक्वल आएगा। अर्थात मैं ऐसा कह सकता हूँ डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0। विलय विलय की आणविक ध्रुवताएं क्या है, समान है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट को अपन दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं कि ये आणविक ध्रुवताएं समान होने का क्या मतलब है। देखिए फोर्थ पॉइंट आपके पास था विलय व विलायक की आणविक ध्रुवताएं समान हो। देखिए जैसे मान लीजिए मैं एक रिएक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे विलय प्लस विलायक को मेरे को आपस में मिलाना है, ठीक है। इससे क्या बनेगा, मेरे पास विलायक बनेगा, क्या बनेगा, विलायक। अब आणविक ध्रुवताएं समान होने का मतलब ये है, देखो किसी भी स्पीसीज के बीच में चाहे से वान डेर वाल्स बल ही उपस्थित हो, किसी न किसी प्रकार का आकर्षण बल जरूर होता है भाई। कईयों में आणविक आकर्षण, कईयों के अंदर आणविक संगुणन पाया जाता है, कईयों के अंदर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, कईयों के अंदर वान डेर वाल्स आकर्षण बल पाया जाता है। क्लियर। तो देखो ऐसे है, जैसे अपन ऐसा मान के चले कि एक विलय से दूसरे विलय में किसी न किसी प्रकार का आकर्षण होगा, ठीक है। और ऐसे ही विलायक व विलायक के बीच में भी क्या होगा, किसी न किसी प्रकार का आकर्षण होगा। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये जिस टाइप का आकर्षण बल है उसी टाइप का यही आकर्षण बल है, जिससे क्या होगा, विलय और विलायक को अपन ऐड करेंगे तो इन दोनों के बीच में भी क्या रहेगा, आकर्षण क्या रहेगा, समान। ये एक ही प्रकार का, मान लीजिए जिस प्रकार का आकर्षण है वैसा ही आकर्षण इन दोनों के बीच में है। चाहे से वान डेर वाल्स आकर्षण है तो इनके विलायक विलायक के बीच में भी क्या है, वान डेर वाल्स आकर्षण है। तो विलय विलायक जब आपस में रिएक्ट करने जाएंगे तो उनके बीच में भी कौन सा होगा, वान डेर वाल्स आकर्षण ही होगा। तो विलयन में आयतन में न तो वृद्धि होगी न कमी होगी, न उष्मा देनी पड़ेगी न उष्मा ली जाएगी यहाँ से। क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। देखो अपन एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे आपके पास पहला एग्जाम्पल है नॉर्मल पेंटेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। ध्यान देना, नॉर्मल पेंटेन क्या है, एक एल्केन है, और नॉर्मल हेप्टेन क्या है, ये भी क्या है, एल्केन है। एक विलय है और एक क्या है, विलायक है। एल्केन के बीच में कौन किस प्रकार के आकर्षण बल पाए जाते हैं, वान डेर वाल्स आकर्षण। यानी कि एक नॉर्मल पेंटेन से दूसरे नॉर्मल पेंटेन के बीच में किस टाइप के आकर्षण बल है, वान डेर वाल्स आकर्षण बल है। और ये भी क्या है, एल्केन ही है। तो एक नॉर्मल हेप्टेन से दूसरे नॉर्मल हेप्टेन के बीच में किस प्रकार के आकर्षण बल थे, यहाँ पर भी कैसे थे, वान डेर वाल्स आकर्षण बल थे। इसका मतलब यहाँ विलय विलय के बीच में किस प्रकार के आकर्षण बल है, वान डेर वाल्स बल। यहाँ विलायक विलायक के बीच में किस प्रकार के आकर्षण बल है, वान डेर वाल्स बल। जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाएगा तो इनके बीच में भी कौन सा आकर्षण बल बनेगा, वान डेर वाल्स बल आकर्षण बल बनेगा, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले की तरह आपस में मिक्स हो जाएंगे। क्यों, पहले भी वान डेर वाल्स बल थे विलय विलय के बीच में, और विलायक विलायक के बीच में भी क्या थे, वान डेर वाल्स आकर्षण बल। तो विलय विलायक आपस में मिलेंगे तो भी कौन से होंगे, वान डेर वाल्स बल। तो आणविक ध्रुवता वाला टॉपिक हमारे समझ में ऐसे आ रहा है कि विलय व विलय की आणविक ध्रुवताएं समान हो। इसका मतलब क्या है, विलय विलय व विलायक विलायक के मध्य समान आकर्षण बल, विलय विलय विलायक विलायक के मध्य समान आकर्षण बल। देखिए एक एग्जाम्पल तो आपने कंसिडर कर लिया, दूसरा मैं करता हूँ क्या, C2H5Br प्लस C2H5Cl।
ये क्या है आपके पास RX, ये भी क्या है RX। यहाँ आणविक संगुणन लगेगा और यहाँ भी क्या लगेगा आणविक संगुणन। तो ये भी किस टाइप के विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा, आदर्श विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ, मान लीजिए मेरे पास क्या है टोलुइन है और क्या है बेंजीन है। देखो ये कैसा है एरोमेटिक, ठीक है, और ये भी कैसा है एरोमेटिक, यानी कि एक एरोमेटिक से एक एरोमेटिक के बीच में जो आकर्षण बल है वही आकर्षण बल यहाँ है, और इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो वही आकर्षण बल यहाँ रहेंगे। तो ये बात हो गई किसके बारे में, आदर्श विलयन के बारे में बात हो गई। क्या क्या बात की अपन ने, ऐसे विलयन जो राउल्स के नियम की पालना करते हैं क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन के लक्षण क्या थे, प्रेक्षित वाष्प दाब बराबर आएगा किसके, गणना किए गए वाष्प दाब के। विलेय व विलय को मिलाने पर ऊष्मा न तो अवशोषित और न ही उत्सर्जित। विलेय का आयतन प्लस विलय का आयतन इज इक्वल टू विलयन का आयतन। आयतन में न तो वृद्धि होगी न कमी होगी, कब, जब आप विलेय व विलय को आपस में मिलाओगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन, विलेय, विलेय, विलायक, विलायक व विलेय विलायक के मध्य समान प्रकार के आकर्षण बल उपस्थित है, यानी कि विलेय व विलय की आणविक ध्रुवताएं क्या है, समान है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स अपन ने डिस्कस किए, इसके बाद में अपन इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जा रहे हैं। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे है कि जो ग्राफ प्लॉट करेंगे अपन किस किस के बीच में करेंगे, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब और मोल भिन्न के बारे में, मोल भिन्न के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। यह आपके पास एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपके पास वाई एक्सिस है। एक बार सिर्फ एक ही कंपोनेंट लेंगे अपन, क्या करेंगे अपन, एक ही कंपोनेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, यानी कि पी डैश है और क्या है आपके पास एक्स है। मान लो मैं पी डैश और एक्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या होगा, देखो आपने देखा था पी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है एक्स, और पी डैश इज इक्वल टू क्या होता है पी नोट एक्स। तो ये क्या होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स होता है, यही तो होता है। ये x तो क्या है एक्सिस है, ये x क्या है मोल भिन्न है, ठीक है, यानी कि ये y इज इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन को फॉलो करता है। तो ये जो ग्राफ जाएगा कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। इससे कुछ और पॉइंट भी अपन बाहर निकालेंगे। तो देखिए मैं ये ग्राफ प्लॉट करूँ तो मेरे पास ग्राफ इस तरह से आएगा कुछ, क्लियर, यानी कि ये ग्राफ क्या कर रहा है कि जैसे जैसे पर्टिकुलर किसी एक कंपोनेंट का, एक अवयव का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो मोल फ्रैक्शन इतनी है तो वेपर प्रेशर ये है, मोल फ्रैक्शन यहाँ पहुंची तो वेपर प्रेशर यहाँ हो गया, मोल फ्रैक्शन यहाँ पहुंची तो वेपर प्रेशर यहाँ हो गया, और यहाँ जाते जाते आपका जो मोल फ्रैक्शन था वो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो इससे रिलेटेड जो वाष्प दाब है वो भी क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया है, क्लियर। अब इस ग्राफ को अपन किसके लिए बनाएंगे, सॉल्यूशन के लिए बनाएंगे, क्लियर। ग्राफ कैसा आया था आपके पास, इस तरह से आया था, क्लियर। अब देखिए इधर की तरफ आपके पास क्या थी, मोल भिन्न थी, यहाँ क्या था आपके पास आंशिक वाष्प दाब। चलो मैं ऐसा समझ लूँ कि ये मैंने जो ग्राफ प्लॉट किया है वो किसी एक कंपोनेंट के लिए किया है, किसके लिए किया है, एक कंपोनेंट के लिए। और एक कंपोनेंट की बात करें तो एक्स ए इज इक्वल टू यहाँ इस पॉइंट पर कितना था, जीरो था, इस पॉइंट पर कितना था, जीरो था। अब जैसे ही मैंने क्या किया, एक्स एक का अमाउंट बढ़ाना शुरू किया, वैसे वैसे क्या हो गया, आंशिक वाष्प दाब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स ए कितना हो गया है, मैक्सिमम हो गया है, तो वाष्प दाब भी इस पॉइंट के रिलेटेड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब आप क्या कीजिए, बी कंपोनेंट के लिए एक अलग ग्राफ बनाइए इधर की तरफ। जैसे मान लीजिए मैं इसको इस तरह से बना लूँ, ये क्या है मेरे पास एक्स बी इज इक्वल टू जीरो, और ये क्या है पी डैश बी है। अब देखो एक्स बी इधर की तरफ धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है और यहाँ जा रही है, क्लियर। तो ये जो ग्राफ आएगा इसी तरह से ही तो आएगा, ये ग्राफ भाई, इस ग्राफ में और इस ग्राफ में कोई फर्क नहीं है, एक ही ग्राफ है। आंशिक वाष्प दाब और किसके बीच में है, मोल भिन्न के बीच में है। मोल भिन्न क्या है, एक्स बी मानिए अपन ने, एक्स बी यहाँ जीरो था और यहाँ आते आते एक्स बी कितना हो गया है, मैक्सिमम हो गया है। यहाँ आते आते क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया है, तो यहाँ 1 कर देते हैं अपन। दूसरी बात, अब आप सॉल्यूशन बना रहे हो, सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन बनाते हैं तो अपन मैं जो आपको क्राइटेरिया समझा रहा हूँ उसके अंदर क्या कर रहा हूँ
कि एक तो आपके पास विलय था और एक क्या है आपके पास विलायक है। ठीक है, विलय को क्या मान रहा हूं मैं, मोर वोलेटाइल मान रहा हूं। मोर वोलेटाइल का मतलब अधिक वाष्पशील। विलय को क्या मान रहा हूं मैं, अधिक वाष्पशील मान रहा हूं, और इसको क्या मान रहा हूं, कम वाष्पशील मान रहा हूं। कुल मिला के बात ये होगी कि जो विलायक है वो मेरे को क्या देगा, ज़्यादा वाष्प दाब देगा। क्या देगा, ज़्यादा वाष्प दाब। और जो विलय है वो मेरे को क्या देगा, कम वाष्प दाब देगा। क्या देगा, कम वाष्प दाब। ऐसा हो सकता है कि विलय कई बार क्या हो, ज़्यादा वाष्पशील हो और विलायक क्या हो, कम वाष्पशील हो। लेकिन हम यहाँ जो पॉइंट और जो ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं उस ग्राफ में क्या कह रहे हैं अपन कि हमारा जो विलायक है ना वो देन कंपेयर ऑफ सोल्यूट मोर वोलेटाइल है, यानी कि विलायक अधिक वाष्पशील है किससे, विलय से। तो विलय कम वाष्पशील होगा तो विलय का जो वाष्प दाब आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा, और विलायक का जो वाष्प दाब आएगा वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। यानी कि मैं इन दोनों ग्राफ को कंपेयर करूं तो वाष्प दाब किसका ज़्यादा है, विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा है। किसका ज़्यादा है, विलायक का वाष्प दाब। और विलायक का वाष्प दाब ये है, तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये जो हाइट आपने गेन की है इसके लिए, उस हाइट से ज़्यादा हाइट बनाना किसकी, आप विलायक वाले की। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मैंने विलायक को क्या लिया, ज़्यादा वाष्पशील। ज़्यादा वाष्पशील लेने का मतलब इसका वाष्प दाब क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि विलय कम वाष्पशील था और विलय का जो वाष्प दाब आया वो क्या है, कम आया। तो ये जो विलय की जो लाइन है इसकी हाइट तो क्या रखोगे आप, कम रखोगे, और विलायक की जो हाइट है हायर प्रेशर की वो क्या रखनी है, आपको ज़्यादा रखनी है। अब आपको एक काम करना है, इस ग्राफ को पकड़ो यहाँ से और उठा करके इस पे रख दीजिए। क्या करोगे, इस ग्राफ को यहाँ से उठा लो और उठा करके इसके ऊपर रख दीजिए। तो देखो इस ग्राफ को अपन इसके ऊपर रखे तो क्या होगा, ये लीजिए, यही था ग्राफ। अब जो भी उसके कंपोनेंट तो वो यहाँ रख दीजिए। एक्स बी इज इक्वल टू कितना था, 0। एक्स बी इज इक्वल टू कितना था यहाँ पे, 1। ये लाइन किसकी है, पी डेस ए की लाइन है। तो पी डेस ए इज इक्वल टू क्या आया था, पी नोट ए और एक्स ए। और ये किसकी लाइन है, पी डेस बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी की। आप देख सकते हो ये वाली हाइट ज़्यादा है, ये वाली हाइट क्या है, कम है, क्योंकि हमने जो विलय यूज़ किया है यहाँ पर वो क्या है, कम वाष्पशील है। विलायक है वो क्या है, ज़्यादा वाष्पशील है। तो वो विलायक कहाँ तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा। उसकी हाइट क्या रहेगी, उसके वाष्प दाब की ज़्यादा रहेगी। और इन दोनों को आप मिला दोगे तो आपके पास क्या आएगा, पी एस इज इक्वल टू पी डेस ए प्लस पी डेस बी विलयन का वाष्प दाब आ जाएगा। इधर की तरफ आपके पास क्या है, आंशिक वाष्प दाब है। क्या है, आंशिक वाष्प दाब। क्लियर। आपने क्या किया, पहले एक कंपोनेंट के लिए ग्राफ बनाइए, फिर दूसरे कंपोनेंट के लिए ग्राफ बनाइए। ठीक है, दोनों ग्राफ को आपस के अंदर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जो विलय ले रहे हैं अपन वो क्या है, कम वाष्पशील है, विलायक ज़्यादा वाष्पशील है, यानी कि विलायक के द्वारा ज़्यादा वेपर प्रेशर लगाया जाएगा, ज़्यादा वाष्प दाब लगाया जाएगा। तो विलायक का जो वेपर प्रेशर की जो हाइट है वो आपको क्या रखनी है, विलय से क्या रखनी है, ज़्यादा रखनी है। क्लियर। मैंने यहाँ जो एग्जाम्पल लिया, अब मान लो कि विलय ज़्यादा वाष्पशील होता तो विलय का वेपर प्रेशर क्या हो जाता, ज़्यादा हो जाता। तो विलय वाली लाइन को आप क्या कर देते, ऊपर कर देते। क्लियर। तो ये बात हो गई आपके पास किसकी, आदर्श विलयन की, और आदर्श विलयन के ग्राफ की बात हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे अपन किसकी, अनादर्श विलयन की। जो सेकंड इसमें आपके पास पॉइंट है वो कैसा है, अनादर्श विलयन है। देखिए अनादर्श विलयन, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम की पालना न करे, जो राउल्स लॉ की पालना नहीं करते, क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते क्या कहलाएंगे, अनादर्श विलयन कहलाएंगे। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे अपन। राउल्स लॉ से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले यानी कि पॉजिटिव
विचलन, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, राउल्ट के नियम से नेगेटिव विचलन दर्शाने वाले। क्लियर। तो इनकी बात करें अपन, तो देखो वैसे पॉइंट्स आप आसानी से याद रख सकते हो, इसमें सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है और इसमें सब कुछ क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट, प्रेक्षित वाष्प दाब, प्रेक्षित वाष्प दाब क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा किससे, गणना किए गए वाष्प दाब से, गणना किया गया वाष्प दाब, गणना किया गया वाष्प दाब। और यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी पहले पॉइंट की, प्रेक्षित वाष्प दाब क्या रहेगा, कम रहेगा, प्रेक्षित वाष्प दाब क्या रहेगा, कम रहेगा किससे, गणना किए गए वाष्प दाब से। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, गणना किया गया वाष्प दाब। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अच्छा यहाँ पर क्या होगा, पी डैश ए की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, पी नोट ए एक्स ए से, और पी डैश बी की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, पी डैश बी की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, पी नोट बी एक्स बी से। और उसके लिए क्या कह सकते हैं अपन, पी डैश ए की वैल्यू कम रहेगी, पी डैश ए क्या रहेगा, कम रहेगा किससे, पी नोट ए एक्स ए से, और पी डैश बी कम रहेगा किससे, पी नोट बी एक्स बी से। क्लियर। दूसरा पॉइंट देखो, इसमें सब कुछ धनात्मक आने वाला है, तो विलेय व विलायक को मिलाने पर, विलेय व विलायक को मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित, विलेय व विलायक को मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर। इसकी बात करें अपन, विलेय व विलायक को मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित, यानी कि डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। पहला पॉइंट तो ये था कि प्रेक्षित वाष्प दाब क्या आएगा, ज़्यादा आएगा गणना किए गए वाष्प दाब से। और यहाँ दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ विलेय व विलायक को मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित होगी। यहाँ पहला पॉइंट क्या था, प्रेक्षित वाष्प दाब कम आएगा किससे, गणना किए गए वाष्प दाब से। विलेय व विलायक को मिलाने पर ऊष्मा क्या होगी, अवशोषित हो, सॉरी ऊष्मा उत्सर्जित, ऊष्मा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। क्लियर। थर्ड पॉइंट की अपन बात करें, थर्ड पॉइंट देखो, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ज्यादा होगा किससे, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, प्लस विलायक का आयतन। विलयन का आयतन क्या आएगा, ज़्यादा, इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसकी यदि अपन बात करें तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, विलयन का आयतन क्या रहेगा, कम रहेगा। विलयन का आयतन क्या है, कम, किससे, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, प्लस विलायक का आयतन। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव, आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लास्ट एंड मेन पॉइंट देखो, यहाँ विलेय व विलायक को मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित हो रही है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि रूम टेम्परेचर पर विलेय व विलायक आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि विलेय विलेय के बीच में, विलायक विलायक के बीच में आकर्षण बल क्या है, अच्छे हैं, जबकि विलेय व विलायक जो रिएक्शन नहीं करना चाह रही उनके बीच में आकर्षण बल अच्छे नहीं है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, विलेय विलेय व विलायक विलायक के मध्य, व विलायक विलायक के मध्य, विलेय विलेय व विलायक विलायक के मध्य विलेय विलायक की अपेक्षा, विलेय विलायक की अपेक्षा प्रबल आकर्षण बल,
की अपेक्षा प्रबल आकर्षण बल उपस्थित। समझो इस चीज को। देखो, विलेय विलायक को मिलाने पर उसमें अवशोषित, मतलब विलेय व विलायक रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करना चाह रहे। इसका मतलब ये हो गया कि विलेय से दूसरे विलेय के बीच में, विलायक से दूसरे विलायक के बीच में विलेय स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि एक विलेय से दूसरे विलेय के बीच में आकर्षण बल क्या है? अच्छे है। विलायक भी स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि एक विलायक से दूसरे विलायक के बीच में आकर्षण बल है, वो क्या है? स्टेबल है। लेकिन विलेय और विलायक के मध्य आकर्षण बल क्या नहीं है? अच्छे नहीं है। अब पढ़िए जरा, विलेय विलेय व विलायक विलायक के मध्य विलेय विलायक की अपेक्षा प्रबल आकर्षण बल उपस्थित है। इसका मतलब इसमें क्या होगा? इसमें विलेय से विलेय के बीच में आकर्षण बल अच्छे नहीं है, विलायक से विलायक के बीच में आकर्षण बल क्या नहीं है? अच्छे नहीं है। लेकिन विलेय और विलायक के बीच यदि इनको मिला दिया जाएगा तो इनके बीच में अच्छे आकर्षण बल बनेंगे, जिससे क्या होगा? ये उत्पाद में जाना चाहेंगे, फटाफट क्या कर लेंगे? रिएक्शन कर लेंगे। यानी कि मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, विलेय विलेय विलायक विलायक के मध्य विलेय विलायक की अपेक्षा विलेय विलायक की अपेक्षा दुर्बल आकर्षण बल की अपेक्षा दुर्बल आकर्षण बल उपस्थित। आई थिंक पॉइंट आपके क्लियर हो चुका होगा। क्लियर? ये 4 पॉइंट हैं जो आपको पीडीएफ के अंदर भी मिले हैं। यहाँ बात ऐसी है कि विलेय से विलेय के बीच में आकर्षण बल अच्छे हैं, विलायक से विलायक के बीच में आकर्षण बल भी क्या है? अच्छे हैं, प्रबल है मतलब। और विलेय विलायक के बीच आकर्षण अच्छे नहीं है, यानी कि दुर्बल आकर्षण बल है। यहाँ विलेय विलेय के बीच दुर्बल आकर्षण बल है, विलायक विलायक के बीच में दुर्बल आकर्षण बल है, लेकिन विलेय विलायक के बीच में क्या है? अच्छे आकर्षण बल उपस्थित है। तो ये तो हो गई इनके पॉइंट्स की बात। अब बात करेंगे अपन इनके एक एक एग्जाम्पल्स की। तो देखिए, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल डिस्कस करना है अपने को और नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल डिस्कस करना है। ध्यान देना, मेरे पास जैसे मान लीजिए C2H5OH और H2O को आपस में मैं मिक्स करना चाहूँ। दूसरा है मेरे पास क्या? CH3CH3C डबल बॉन्ड O+HC और ये Cl। ठीक है, ये आपके पास इन दोनों को अपन मिक्स करना चाहिए। ये तो क्या है आपके पास? एसीटोन है और ये क्या है आपके पास? क्लोरोफॉर्म। क्या है? क्लोरोफॉर्म। अब ध्यान देना, इधर एक इथेनॉल से दूसरे इथेनॉल की बात करें अपन तो C2H5 ऑक्सीजन H, ठीक है, और ये H ऑक्सीजन C2H5 और ये C2H5, यानी कि एक इथेनॉल से दूसरे इथेनॉल के बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर? यानी कि एक इथेनॉल से दूसरा जो इथेनॉल आएगा उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। एक H2O से दूसरे H2O के बीच में भी बात करें तो यहाँ भी आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि इन दो, यहाँ मैं ऐसा कह सकता हूँ कि विलेय विलेय के बीच में आकर्षण बल प्रबल है, विलायक विलायक के बीच में आकर्षण बल प्रबल है। तो भाई रिएक्शन करवाने से पहले इनके बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन किस टाइप की हो जाएगी? डेल्टा मिक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, वेपर ज़्यादा बनेगी, कंटेनर आपका क्या है? बंद है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, वेपर ज़्यादा बनेगी, यानी कि वाष्प ज़्यादा बनी, वाष्प ज़्यादा बनने से ज़्यादा वाष्प दाब लगाया जाएगा। और जो वाष्प है वो किधर की तरफ आएगी? अंदर की तरफ आएगी, विलियन के अंदर, और विलियन का आयतन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या कहा मैंने ये कहा कि विलेय विलेय के बीच में आकर्षण बल अच्छे हैं, हाइड्रोजन बंध है, विलाय विलाय के बीच में भी क्या? हाइड्रोजन बंध है। तो ये आपस में आसानी से रिएक्शन नहीं करेगी, आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, रिएक्शन का जो टाइप है वो क्या हो जाएगा? डेल्टा मिक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या किया, देखिए आपका जो कंटेनर था वो क्या था? क्लोज था। अब आप इसको क्या करने लगे? गर्म करने लगे, तो इसकी वाष्प ज़्यादा बनेगी, वाष्प ज़्यादा बनेगी तो नीचे की तरफ आएगी, यहाँ पर क्या लगाएगी? दाब लगाएगी। ये वाष्प इस विलियन के अंदर भी तो जाएगी,
जिससे विलयन का जो आयतन है डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। देखिए हम बात कर रहे थे कि एक एसीटोन से दूसरे एसीटोन के बीच में क्या लगेगा, आणविक संगुणन। क्यों लगेगा, क्योंकि देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3 है, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, इसकी कैसी नेचर है, इसकी ध्रुवीय नेचर है, ये पोलर बॉन्ड हो गया, जिससे इसमें क्या आ जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। जैसे ही द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा इसके अंदर कौन सा संगुणन लग जाएगा, आणविक संगुणन लगेगा। और एक क्लोरोफॉर्म से दूसरे क्लोरोफॉर्म के बीच में भी क्या है, आणविक संगुणन ही है। तो आणविक संगुणन इसमें भी क्या है, देखो पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर भी कौन सा बंध है, मतलब आणविक संगुणन का ही बंध है। नेक्स्ट देखिए, और जो ये बंध है इनके स्थायित्व का क्रम अपन जानते हैं कि हाइड्रोजन बंध ज्यादा प्रबल होता है किसे, आणविक संगुणन से। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक एसीटोन से दूसरे एसीटोन के बीच में तो आणविक संगुणन ही है, एक क्लोरोफॉर्म से दूसरे क्लोरोफॉर्म के बीच में भी क्या है, आणविक संगुणन ही है। लेकिन जब मैं बात करता हूं किसके बीच में, एसीटोन व क्लोरोफॉर्म यानी कि विलय व विलायक के बीच, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बंध बनेगा। क्लियर। तो इसलिए ये कौन सा विचलन दर्शा रहे, राउल्ट्स के नियम से ऋणात्मक विचलन। अब देखो एक जनरल सा हिंट है, अच्छा ये आयतन क्यों कम हो गया इसके अंदर। पहली बात तो ये है कि विलय व विलायक को मिलाया, अच्छा बंध बन रहा था, तो एनर्जी क्या हो गई, बाहर लिबरेट हो गई। तो डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि फटाफट रिएक्शन हो गई। पहले जो बंध थे दोनों के बीच अलग अलग, उनसे ज्यादा बढ़िया बंध बन रहे हैं, तो रिएक्शन कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई, हीट क्या हो गई, बाहर लिबरेट हो गई। अब दूसरी बात ऐसा करते हैं, अच्छा जो हीट लिबरेट हुई है वो कहाँ से आई है, वो उसमें विलय का कुछ पार्ट और विलय का कुछ पार्ट मिलकर के ही तो वो हीट बाहर की तरफ गई है। इसीलिए तो अपन कर रहे हैं कि उनका कुछ पार्ट कम हो गया है, तो आयतन में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब देखिए मान लीजिए आपको ऐसा कह दूं मैं कि ए व बी कोई विलय है और कोई विलायक है, ठीक है। हालांकि मैं आपको इसके क्वेश्चन अगले लेक्चर के अंदर करवाऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरे पास मान लीजिए एग्जामिनर आपको ये कहे कि ए व बी को मिलाने पर ये राउल्ट के नियम से क्या दर्शाते हैं, धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, या ये दोनों क्या है, आदर्श विलयन है। तब आपको जवाब कैसे देना है। दिक्कत कब है, दिक्कत तब है जब एग्जामिनर ये कहे कि ये दोनों विलयन या इस विलय और विलायक को मिलाने पर ये राउल्ट के नियम से किस प्रकार का विचलन दर्शाएंगे और क्यों दर्शाएंगे, ठीक है। उन क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। पहले अपन नॉर्मल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो काफी आसान है। मान लीजिए एग्जामिनर आपको ऐसा कहे कि इस विलय व इस विलायक को मिलाने पर ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन क्यों दर्शाते हैं, तो आपका सीधा सा जवाब ये होगा क्योंकि ए के बीच में और बी के बीच में प्रबल आकर्षण बल है, किसके बजाय, ए बी के बजाय। यानी कि ए के बीच में, यानी कि विलय के बीच में प्रबल आकर्षण बल है, विलायक के बीच में प्रबल आकर्षण बल है, विलय व विलायक के बीच में क्या है, दुर्बल आकर्षण बल है। यदि एग्जामिनर ऐसा कहे कि ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों दर्शाता है, यदि मेरे को ऐसा कहे कि ये नेगेटिव डेविएशन क्यों दर्शा रहा है, मतलब एक तरह से अपन ऐसा कह सकते हैं ये कि एक कॉमन हिंट हो गई हमारे पास आंसर देने के लिए। जब एग्जामिनर ये कहते हैं कि ये धनात्मक विचलन क्यों दर्शाता है, ये ऋणात्मक विचलन क्यों दर्शाता है, तो मैं क्या कहूँगा यहाँ, क्योंकि ए के बीच में और बी के बीच में जैसे आकर्षण है, उनसे कहीं प्रबल आकर्षण है किसके बीच में, ए बी के बीच में। धनात्मक विचलन का मतलब विलायक स्थायी है, वो रिएक्शन नहीं करना चाह रहे। और नेगेटिव डेविएशन का मतलब विलायक के बीच में दुर्बल आकर्षण बल है, और जबकि विलायक के बीच में क्या है, प्रबल आकर्षण बल है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, तुरंत रिएक्शन करना चाह रहे हैं। और आपको कहिए कि ये आदर्श विलयन क्यों है, तो आप क्या कहोगे, क्योंकि ए के बीच में, बी के बीच में और ए बी के बीच में समान प्रकार के आकर्षण बल है, अर्थात विलय के बीच में, विलायक के बीच में और विलायक के बीच में क्या है, समान प्रकार के आकर्षण बल उपस्थित है। क्लियर। नेक्स्ट, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन दोनों के लिए अपन ग्राफ की बात करेंगे। ग्राफ वैसे बनाया जाएगा जैसा आपने आंशिक वाष्प दाब और मोल भिन्न के लिए किसके लिए बनाया था, आदर्श विलयन के लिए, ठीक है। तो ग्राफ डिजाइन करना मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, बस थोड़ा सा उसके अंदर क्या करना है, फेरबदल करना है। अब मैंने क्या माना, यहाँ पर एक्स ए कितना है, 0 है, यहाँ पर एक्स ए कितना हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर एक्स बी कितना है, 0 है, यहाँ पर एक्स बी कितना है, 1 है।
इधर की तरफ क्या इंक्रीज हो रही है, एक्स से इधर की तरफ क्या इंक्रीज हो रही है, एक्स भी, यानी कि इधर की तरफ आपने क्या रखा है, मोल फ्रैक्शन रखा है। क्या रखा है, मोल फ्रैक्शन। इधर की तरफ आपके पास क्या है, वाष्प दाब है। क्या है आपके पास, वाष्प दाब है, ठीक है। और इधर की तरफ भी क्या है आपके पास, वाष्प दाब है। पहले मैंने आपको जो ग्राफ प्लॉट करना सिखाया था वो आदर्श विलयन वाला ग्राफ आप बना लीजिए। आदर्श विलयन वाले ग्राफ अपन बनाए तो अपन ने ये कहा था कि हमने जो विलायक लिया है वो ज़्यादा वोलेटाइल लिया है, इसलिए उसकी जो हाइट रहेगी विलायक के थ्रू वो क्या है, ज़्यादा है। और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो विलयन का वाष्प दाब बन जाएगा। अब बात करें अपन किसकी, धनात्मक विचलन वाले विलयन की, कि हमें क्या करना है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के लिए आंशिक वाष्प दाब व मोल भिन्न के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप धनात्मक विचलन वाले को देखिए, इसके अंदर वेपर क्या बन रही थी, ज़्यादा बन रही थी। क्यों, आपने टेम्परेचर क्या किया था, इंक्रीज किया था, जिससे वाष्प क्या बनी थी, ज़्यादा वाष्प दाब लगाया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि इस ग्राफ के अंदर यदि आप एक डॉटेड लाइन प्लॉट कर दो, किसके ऊपर, आदर्श के ऊपर, ठीक है, तो यानी कि यहाँ जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं उनमें वाष्प दाब क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो ये वाली लाइन पी डैश ए इज इक्वल टू क्या है, पी नोट ए एक्स ए है। और ये वाली लाइन किसकी है, डॉटेड वाली लाइन और ये क्या है आपके पास, पी डैश बी क्या है, ये पी नोट बी और ये एक्स बी की लाइन है। और ये पी एस इज इक्वल टू क्या आएगा, पी डैश ए प्लस पी डैश बी। और ये जो आपके पास जो आ रहा था, ये जो कैलकुलेट वैल्यू से क्या आ रहा था, ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। ग्राफ के अंदर मैं इनको क्या लिख रहा हूँ, इक्वल ही लिख रहा हूँ, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी आदर्श विलयन से जो वाष्प दाब आएगा वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अब जैसे आप बुक में देखोगे ना, अब देखो इसके अंदर ये जो डार्क लाइन है ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आदर्श विलयन की लाइन है ये, तो ये तो किसकी लाइन है, आदर्श विलयन की। और ये भी किसकी है, आदर्श विलयन की। जो डॉटेड लाइन है वो क्या बता रही है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को दर्शा रही है। राउल्ट के नियम से किसको दर्शा रही है, धनात्मक विचलन को दर्शा रही है। तो आप ऋणात्मक विचलन वाला ग्राफ समझ चुके होंगे। यदि मैं किसकी बात करूं, अब ऋणात्मक विचलन वाले ग्राफ की बात करूं, तो आपको क्या करना होगा, ये जो डॉटेड लाइन है इस डॉटेड लाइन को कहाँ लेके आना होगा, नीचे लेके आना होगा। देखो आपकी मर्जी है, चाहो तो आप आदर्श विलयन वाली लाइन को डॉटेड बना दो और ये जो अनादर्श विलयन वाली लाइन है इसको क्या बना देना, डार्क बना देना, ठीक है। ये ए कंपोनेंट और ये क्या हो गया मेरे पास, बी कंपोनेंट। इन दोनों से मेरे को क्या मिला, पी एस इज इक्वल टू पी डैश ए प्लस पी डैश बी मिल गया। हम किसकी बात कर रहे हैं, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन की बात कर रहे हैं। तो वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा, क्योंकि सम पार्ट ऑफ सॉल्यूशन किधर की तरफ चला गया है, बाहर चला जाएगा, इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म के अंदर लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इधर की तरफ आपके पास क्या था, आंशिक वाष्प दाब, और इधर की तरफ आपके पास क्या है, मोल भिन्न है। ये क्या है आपके पास, यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल टू 0 है और यहाँ एक्स ए इज इक्वल टू कितना है, 1 है। एक्स ए इधर की तरफ इंक्रीज हो रही है, ये एक्स बी 0 है, इधर की तरफ क्या इंक्रीज हो रहा है, एक्स बी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ एक्स बी इज इक्वल टू कितना है, 1 है। इसके अंदर जो डॉटेड लाइन है वो आपको क्या शो कर रही है, पी डैश ए लेस होगा किससे, पी नोट ए एक्स एस, क्लियर। और यहाँ पे ये पी डैश बी क्या होगा, लेस होगा किससे, पी नोट बी एक्स बी से। और ये पी एस है आपके पास जो कम आएगा किससे, पी डैश ए प्लस पी डैश बी से। तो ये हो गया आपके पास आदर्श अनादर्श। जैसे आप बुक के अंदर देखोगे ना तो आपको ये इक्वल लिखे हुए ही मिलेंगे, ये जनरल क्राइटेरिया है। जैसे अपन इसके फीचर्स की बात की थी आदर्श विलयन के लिए, धनात्मक विचलन के लिए और ऋणात्मक विचलन के लिए, इसके अंदर जो डार्क लाइन है वो किसके लिए है, आदर्श के लिए है। जो डॉटेड लाइन है वो किसके लिए है, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने के लिए है। तो ये हुआ आपका राउल्ट के नियम से आदर्श, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। कुल मिलाकर के अपन ने यहाँ आदर्श और अनादर्श विलयन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। कल मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिनको देख करके पता चलना चाहिए कि ये धनात्मक विचलन दर्शा रहे हैं या ऋणात्मक विचलन दर्शा रहे हैं। क्लियर, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।